आज एक बार फिर से इस हद तक टूट गया था जितना सालों पहले वो अपनी माँ के गुजरने पर टूटा था। रुद्र उस हल्की सी बारिश में गहरी हो रही शाम में अपने टूटे दिल को लिए खामोशी से सुनसान रास्ते पर बैठा हुआ था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और फिर महल की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। धीरे से जीप से उतरते हुए उसने जीप की चाबी वहां पर पहरा दे रहे नौकर की तरफ उछाल दी। वो चुपचाप से उल्टे पांव ही महल के बाहर चला गया। वहां खड़े एक नौकर ने दूसरे नौकर से कहा, अरे कुछ हुआ है का? रुद्र आज काफी उखड़ा हुआ सा लग रहा है। महल में आने की जगह चाबी वापस देकर चला गया। हाँ, इनका चेहरा काफी उतरा हुआ था। कहाँ पता बाबा साहब ने वापस से कुछ कहा हो। इधर रुद्र उस हल्की सी बारिश में भीगता हुआ गांव के ही शराब खाने में जा पहुंचा। शराब बेचने वाला दुकानदार रुद्र को देखते ही चौंक कर हाथ जोड़ने लगा। मालिक, रुद्र मालिक, यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा साहेब के कहने के हिसाब से ही धंधा करते हैं हम तो। अब कोई कच्ची दारू का धंधा नहीं चला रहे। बाबा साहेब के मना करने के बाद से हम कुछ गलत नहीं किया। हमने दुकान तोड़ने आए हैं का? रुद्र ने बिना बोले ही 2 शराब की बोतलें ली और वहां से निकलकर चुपचाप ही गांव के बाहर नदी के किनारे पर गया, जहां रुद्र ने एक छोटा सा घास फूस का तैयार किया हुआ बसेरा बनाया था। उसने वहीं बैठकर एक सांस में ही पूरी बोतल खत्म कर दी। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे प्रत्यक्षा के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा था। तुम मुझसे दूर होकर खुश रहोगी, लेकिन मैं कैसे रहूंगा? अब बेच तो दिया, लेकिन अब मेरा दम घुट रहा है। रुद्र आंसुओं में डूबा हुआ भी था, लेकिन प्रत्यक्षा की इन बातों को याद करके उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी। बेवकूफ थी तुम। बेवकूफियां तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारी उन बेवकूफी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो उसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी, और जब आज तुम्हें तुम्हारे लिए खुद से दूर किया तो इसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी। रुद्र का गला भर आया था। इस पर रुद्र ने शराब की दूसरी बोतल भी पीना शुरू कर दी और अब नशे में पूरी तरह से धुत था। और तभी रुद्र को ढूंढते हुए अचानक ही समर्थ वहां आ पहुंचा। समर्थ ये देखकर घबरा गया था, क्योंकि रुद्र पूजा पाठ, नियम कायदे कानून से खुद को हमेशा बांध कर रखता था। उसने इससे पहले कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। ए रुद्र, ई का है? तुमने शराब पी है का? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इससे पहले तो तुमने कभी हाथ नहीं लगाया था। अब तो यही हाल रहेगा बड़े भैया। बुरा क्या है इसमें? जब आपको इतने शराब पीने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? रुद्र की हालत इतनी ज्यादा अजीब थी कि उससे ठीक से आंख भी नहीं खोली जा रही थी। चलो तब, पूरा गांव छान लिया। बाबा तुझे कब से ढूंढ रहे थे, जल्दी चल, इससे पहले की बात बिगड़े। समर्थ ने रुद्र को सहारा देते हुए खड़ा किया और महल लेकर आया, लेकिन महल के अंदर पहुंचते ही रुद्र ने अपने नशे की हालत में ही देखा कि उसके सामने बाबा साहब खड़े थे। बाबा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ बाबा। और मैंने आपको धोखा दिया बाबा। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आपका बेटा नहीं, बल्कि वो कुत्ता हूँ जिसे आपने रोटी तो दी और जिसे आपने प्यार से अपने घर में भी रखा, लेकिन मैं आपकी वफादारी नहीं कर पाया बाबा। इतना बोलते हुए रुद्र ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और बाबा साहब के सामने अपने सिर को नीचे करके चुपचाप से बैठ गया। रुद्र नशे में धुत था। ना तो वो ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही उसकी आंखें ही तरह से खुल रही थी। इस पर उसकी झूमती हुई हालत देखकर बाबा साहेब ने अचानक से ही उसके सीने पर लात मार दी। अरे कुत्ते ही तो हो तुम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे गधे, ये क्या किए तुम? शराब पीकर हमारे सामने झूठ रहे हो? तुमसे तो बात करनी भी मुश्किल हो रही है। हमारे तीनों बेटों में तीनों के तीनों नालायक ही निकल गए। ये हालत बनाने से पहले नहीं सोचा था का कि बहुरिया पे क्या बीतेगी जब वो ऐसे पहाड़ जैसे आदमी अपने सामने झूमती झूलती हालत में देखेगी। बाबा आपकी बहुरिया। अरे मुंह बंद कर ले अपना।
कितनी बार समझाया है कि बहुरिया को आदत नहीं है ये सब की। ऊपर से मर्दों के इस महल में अकेली है बेचारी, डरती होगी, सहम जाती होगी हम लोगों से, और तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बताए दे रहे हैं तुमका, बहुरिया को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना रुद्रा बाबू तुम्हारे हाथ पैर काट के महल के दरवाजे पे टांगेंगे। मैं आपकी सारी बात मानूंगा बाबा। आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने गलत किया जानता हूँ, लेकिन उसके लिए यही सही था बाबा। हैं? अरे किसके लिए? कहाँ सही था? अरे समर्थ, ये गधा कहाँ बक रहा है? पहली बार पी है ना बाबा इसने, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। हम कमरे में छोड़ कर आते हैं। समर्थ किसी तरह से रुद्र को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। रुद्र का दिल कमरे के दरवाजे को देखते हुए बाहर आया। कमरा पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था, खाली जिंदगी और खाली कमरा। प्रत्यक्षा की गैर मौजूदगी अब रुद्र को खलने लगी थी। उसकी नजर बेड पर पड़ी प्रत्यक्षा की चुनरी पर गई। इस पर प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने हाथों में लेते हुए रुद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस चुनरी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ तो कर दोगे ना? तुम पर मैंने नहीं पूरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे कि ये क्यों किया मैंने। रुद्र प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने सीने से लगाए हुए नशे में ही खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। रुद्र को सुनसान कमरे में हर जगह प्रत्यक्षा के होने का एहसास हो रहा था। उसके कानों में प्रत्यक्षा की आवाज गूंज रही थी। रुद्र की आंखों के सामने प्रत्यक्षा बार बार आती और ओझल हो जाती। रुद्र ने अपनी आंसू बहाते हुए आंखों को जोरों से बंद किया। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की थी। तुम्हारे पहले भी कोई नहीं था और अब तुम्हारे बाद भी मैं जिंदगी में मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी वो चाहत हो जो मेरे दिल से कभी भी अलग नहीं होगी। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर खुद से ही कहने लगा, तकलीफ तो होगी मुझे, मैंने गलत जो किया उसके साथ। मासूम सी आंखों में दहशत भरती, नाजुक से हाथों में जबरदस्ती अपने ये रूखे और बेजान हाथ थमा दिए। लेकिन सच कहता हूँ, अगर किस्मत खेल न खेलती तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा देता। रुद्र अपने घुटनों को टेके हुए जमीन पर ही बैठा हुआ था। उसने जब अपनी धुंधली सी आंखों को खोला तो एक बार फिर से प्रत्यक्षा उसकी यादों की झलक बनकर उसके सामने खड़ी थी। नहीं, तुम दूर क्यों? मैं तुम्हें यहाँ मेरे पास नहीं आओगी क्या? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रत्यक्षा के साये के करीब आते ही रुद्र ने किसी बच्चे की ही तरह प्रत्यक्षा को अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। रुद्र अपने आपे में नहीं था, वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। समझोगे ना मेरी ये बात? तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैं तुमसे बस। रुद्र बुदबुदाता हुआ अचानक ही जमीन पर गिर गया कि तभी रुद्र के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी। सुनो ना, तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम सच में मेरे पास हो? चलो जमीन से उठो और बेड तक चलो। हाँ, मैं पहले से इतना गिरा हुआ था और अब तो तुम्हारी नजरों में और भी गिर गया हूँगा मैं। कैसे उठूं अब मैं? अरे बाबा, जमीन से उठो। तुम कहती हो तो मैं बेड पर जाऊंगा, लेकिन तुम अगर पास होगी तो मेरा मन काबू में नहीं रहेगा। तुम शहर पहुंच गई होगी ना, तुम मुझे याद करोगी ना वहां जाकर। मैं जानता हूँ तुम सच में नहीं हो, सिर्फ मेरा मन है जो तुम्हें सामने देख रहा है। रुद्र बेड पर लेट गया और एक बार फिर से उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला। रुद्र ने महसूस किया कि उसके सीने पर प्रत्यक्षा का सिर था और प्रत्यक्षा उससे लिपटी हुई बेड पर ही लेटी हुई थी। प्रत्यक्षा को देखते ही रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रत्यक्षा से कहा,
तुम्हारे साए से ही अब शायद मेरा रिश्ता बन गया है। हर पल मुझे तुम नजर आ रही हो। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र के करीब आई और रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र की धुंधली सी आंखों में प्रत्यक्षा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा रुद्र के इतने करीब थी कि रुद्र की सांसों से प्रत्यक्षा की जुल्फें टकराने लगी थी। कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। प्रत्यक्षा के साए को अपने इतने करीब देखकर रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कमर पर हाथों को रखा। पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही तो सुनना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के आंसुओं को पोंछते हुए उसे देखने लगी। इस पर रुद्र की धड़कनें अचानक ही बढ़ने लगी। रुद्र जानता था कि यह हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ प्रत्यक्षा का वो ख्याल था जो रुद्र की आंखों को घेर रहा था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र की नम आंखों को चूमते हुए उसे अपनी सांसों में ही कहने लगी, अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारी परछाई बनूंगी। अगर तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए वो कंधा बनूंगी जिस पर अपना सर रखकर तुम रो सको। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारा सिरहाना बनूंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे होठों की मुस्कान बनूंगी। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने प्रत्यक्षा की जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर प्रत्यक्षा के गाल को प्यार से छूते हुए उससे अपनी नींद भरी आवाज में कहने लगा, जानता हूँ कि ये मेरा ख्वाब है, फिर भी मैं इस ख्वाब में जिंदगी भर जीना चाहता हूँ। डर लग रहा है कि कहीं अचानक से मेरी आँख खुली तो कहीं तुम नौजवान हो जाओ। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र की नाक को हल्के से चूमते हुए रुद्र से कहने लगी, तो फिर रोका किसने है? किस बात का डर है तुम्हें? डरता हूँ तुम जैसे मासूम बच्चे पर कहीं मेरे जैसे इंसान की कोई हरकत आगे ना हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूँ तो फिर मुझ जैसे इंसान की हिफाजत सिर्फ तुम जैसा इंसान ही कर सकता है, और इसलिए मुझे तुम्हारी हैवानियत मंजूर है। अगर तुम्हें मुझे छूने में इसलिए डर लगता है क्योंकि हमारे बीच उम्र का एक लंबा फासला है, तो आज मैं इस फासले को ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर रुद्र की नजरों को देखते हुए अपनी आंखों को बंद किया और रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख दिए। अब तो कोई फासला नहीं है ना? अब तो मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? मैं यहाँ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बातों को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखों को खोलते ही रुद्र को खुद को कमरे में पूरी तरह से अकेला पाया। कुछ देर के लिए रुद्र के लिए वो पल पूरी तरह से थम गया था, क्योंकि आंख खुलते ही रुद्र को एहसास हुआ कि उसका ख्वाब उसकी आंखों से एक बार फिर से ओझल हो गया था। यह हकीकत नहीं थी, वो प्रत्यक्षा के साथ नहीं था, बल्कि प्रत्यक्षा के ख्वाबों में डूबा हुआ शराब के नशे में सो रहा था और प्रत्यक्षा उसके ख्वाब का ही एक हल्का सा अक्ष बनकर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन मुझसे दूर जाकर खुश जरूर रहेगी। वो भला मुझे क्यों याद करेगी? रुद्र ने धीरे से अपने होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अचानक ही एक झटके में बेड पर उठकर बैठ गया। रुद्र ने अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपने सीने पर हाथ रखकर उसने अपनी धड़कनों को महसूस किया। लगता है कि जैसे तुम यही थी। उसे खुद में ही एक खालीपन सा महसूस था। रुद्र धीरे धीरे तैयार होते हुए आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। तो वापस से शुरू हो गई वही घटिया जिंदगी। क्या वजूद है तुम्हारा? ये कैसी जिंदगी जी रहे हो तुमने तो इसे भी खो दिया जिसके साथ हमेशा रहना चाहते थे। रुद्र के सिर में अब तेज दर्द था। इस पर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब से मेरी वही पुरानी जिंदगी शुरू है जिसमें कोई खुशी ही नहीं थी, और मेरे जैसे इंसान के लिए शायद यही सबसे बेहतर जिंदगी है।
रुद्र धीमे कदमों से अपने कमरे के बाहर निकला और फिर नीचे आकर बाबा साहेब के पास खड़ा हो गया। तो उठ गए तुम राजकुमार? ऐसा मुंह बनाकर काहे खड़े हो अब? इस पर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, अब जब ये सस्ती शराब पिएगा तो दिमाग तो घूमेगा ना बाबा। बैठ जाओ रुद्र, तुम्हारे लिए मंगवाते हैं कुछ। बड़े भैया, बाबा माफ कीजिएगा, मैं अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस पर बाबा साहेब ने रुद्र को देखते हुए जोरों से आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहुरिया, तुम नजर काहे नहीं आ रही हो? आओ और आके साथ में नाश्ता करो। इस पर रुद्र ने बाबा साहेब को सच्चाई बताते हुए उनसे कहा, बाबा वो दरअसल बात यह है कि आपकी बहुरिया। इससे पहले कि रुद्र बाबा साहेब को सच्चाई बता पाता, पीछे से एक आवाज आई, हाँ बाबा, आ गए बस। बागीचे में पौधे लगवा दिए हैं, लेकिन कुछ और पौधे भी चाहिए होंगे, मंगवा देंगे क्या? रुद्र ये आवाज सुनते पूरी तरह से हैरान हो गया और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। बाहर से वापस आती हुई प्रत्यक्षा रुद्र के ठीक सामने थी। इस पर रुद्र ने अपने सिर को जोर से झटका और फिर अपनी आंखों को मलते हुए एक बार फिर से ध्यान से देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्या अभी भी मैं नशे में हूँ? लेकिन रुद्र ने कुछ ही पलों में महसूस किया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि प्रत्यक्षा सच में महल के बागीचे से आते हुए नजर आ रही थी। बाबा, मैंने देखा कि वहाँ सूखे पत्तों का ढेर सा जम गया है, तो मैंने उसे साफ करने के लिए कह दिया है और चिड़ियों के लिए एक पानी का बड़ा बर्तन भी रखवा दिया है ताकि वो पानी पी सके। अरे हमारे यहाँ एक बैल भी है, उसको भी चारा डाल दो। भूखा होगा ना, कहे कि कल वो बैल दारू में डूबा हुआ था। हाँ बाबा, लेकिन मेरी बात मानिए तो इस बैल को 2 दिन चारा ही न डालिए, सारा दिमाग धरती पर आ जाएगा। रुद्र के सामने प्रत्यक्षा खड़ी हुई थी और रुद्र इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि प्रत्यक्षा उसके सामने इस समय महल में क्या कर रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रहा था। कहा देख रहा है बहुरिया को? खाएगा कहा? कल दारू में डूब के आया था तू, माफी मांग उससे। बेचारी पूरी रात तुम्हारी देखभाल में लगी रही। रुद्र इस बात से अब और भी हैरान था, क्योंकि रात में जो हुआ अभी तक उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा था। रुद्र के सामने प्रत्यक्षा थी और रुद्र इस बात से पूरी तरह से हैरान था। रुद्र ने अपनी पलकों को बार बार झपकते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर प्रत्यक्षा के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए इस बात को समझना चाहा कि क्या उसके सामने सच में प्रत्यक्षा खड़ी है या फिर इस बार भी प्रत्यक्षा के साये को अपने सामने देख रहा था। तुम सच में? प्रत्यक्षा के कंधे पर हाथ रखते ही रुद्र को महसूस हुआ कि इस बार प्रत्यक्षा सच में उसके सामने थी। इस पर प्रत्यक्षा ने एक झटके से रुद्र का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बाबा साहेब से कहा, बाबा, यहाँ खड़े लोगों से कह दीजिए मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी जिनके खुद के पैर ढंग से संभल नहीं सकते। प्रत्यक्षा ने पहली बार रुद्र को इस तरह से सबके सामने दाना दिया था। इस पर बाबा साहेब ने पलटकर समर्थ की तरफ देखा और दोनों ही आपस में मुस्कुराने लगे। बहू, माफ कर दो ईका, पहली बार आखिरी गलती थी उसकी। वैसे तुम बताओ, सुबह सुबह तुमको पौधे लगाने का क्या सूझा? प्रत्यक्षा, समर्थ और बाबा साहेब आपस में बात करने लगे, लेकिन रुद्र अभी भी हैरानी से प्रत्यक्षा को ही देख रहा था। इस पर बाबा साहेब ने नाश्ता करते हुए समर्थ से कहा, और वो नवाबजादा कहाँ है? इसके कमरे में कोई पैर नहीं रख सकता। उनसे कहो कि धरती पर पैर रखने का वक्त आ गया है, सुबह हो चुकी है। बाबा, वो सुबह ही कहीं बाहर चला गया था। जाते हुए उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है, दोपहर तक वापस आ जाएगा। बाबा, वो आपने कुल देवी की पूजा की जो बात की थी ना, मैंने उसके लिए सामान मंगवा लिया है, बस कुछ ही तैयारियां बाकी है। सारी तैयारियां कर लो, कल सुबह हम कुल देवी के दर्शन के लिए निकलेंगे। पूर्णिमा आ रही है, दर्शन करने के बाद पूरे गांव में भंडारा रखना है। 15 दिन तक गांव के कोई भी घर में चूल्हा न जले, ऐसा इंतजाम करवाना है इस बार। रुद्र अभी भी हैरानी से सिर्फ प्रत्यक्षा को ही देख रहा था। इस पर बाबा साहेब की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने रुद्र को डांटते हुए कहा,
अरे अब का घूर घूर के हमारी बहुरिया को जलाकर राख कर दोगे का? काहे घूर रहे हो उसको? इससे यहाँ नहीं होना था, लेकिन यहाँ है क्यों? इस पर प्रत्यक्षा ने माथा समेटकर रुद्र को देखा और फिर बाबा साहेब से कहने लगी, बाबा मैं चलती हूँ फिर। मुझे बाकी लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बता देना कि क्या इंतजाम करने हैं। और आपने जो सामान रखने को दिया था वो मैंने रखवा दिया है। इतना कहकर प्रत्यक्षा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इस पर बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को देखते हुए समर्थ से कहा, कुछ तो बात है हमारी बहुरिया में, वरना इस उल्लू को ताना देने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं है। और देखो कैसे चुपचाप से इसने सुन भी लिया। बाबा मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। इतना कहकर रुद्र भी अपने कमरे की ओर चल पड़ा। रुद्र को जाते हुए देखकर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, बाबा हमका का लगता है कि दोनों में शायद झगड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ताने देने से चूक नहीं रहा। हमें तो मजा आ रहा है। बहुरिया को देख के लगता है कि घर में बच्चे होना बहुत जरूरी है। घर का माहौल अच्छा रहता है और बिगड़े हुए बैल एकदम सीधे बन जाते हैं। इधर रुद्र प्रत्यक्षा के पीछे पीछे कमरे तक आया। प्रत्यक्षा कमरे की अलमारी में कपड़ों को ठीक कर रही थी। रुद्र गुस्से में ही कमरे के अंदर आया और कमरे के दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही प्रत्यक्षा ने पलटकर रुद्र की ओर देखा। इस पर रुद्र तेज कदमों से प्रत्यक्षा के पास आया और फिर प्रत्यक्षा से पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस कैसे आए तुम यहाँ? तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैं भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं यहाँ वापस नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ लाया गया है। क्या बकवास कर रही हो? लाया गया है? इसका क्या मतलब है? कौन लाया है तुम्हें? कार्तिक लेकर आया है मुझे यहाँ वापस। रुद्र अब और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो प्रत्यक्षा को शहर छोड़ने जा रहा था। इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। खुद प्रत्यक्षा भी नहीं जानती थी कि रुद्र उसे कहाँ ले जा रहा था। ऐसे में आखिरकार कार्तिक प्रत्यक्षा की मदद कैसे कर सकता था? एक मिनट, पूरी बात क्या है ये मुझे बताओ। कार्तिक तुम्हें यहाँ कैसे लाया? अरे ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। उसने तुमसे क्या कहा और कैसे तुम मुंह उठाकर उसके साथ चल दी? वैसे ही मुंह उठाकर चल दी, जैसे तुम पर भरोसा करके चल दी थी। और तुमने मुझे महल और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। और जब मुझे यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है तो और क्यों ही वापस आऊंगी खुद से? अरे तो तुम्हारे सर पर बोझ नहीं बनूंगी वापस से, इसलिए फिक्र मत करो। मैं जितने दिन भी यहाँ पर हूँ तुमसे दूर रहूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अब मुझसे बकवास करना बंद करो तुम। रुद्र प्रत्यक्षा की नाराजगी को अच्छी तरह से समझ रहा था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा से वापस से पूछा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले। कार्तिक तुम्हें यहाँ वापस कैसे लाया? अपनी बाहों में उठाकर लाया था मुझे वापस वो। तुम्हें कोई परेशानी है? बोझ को सर से उतार के फेंक दिया था ना तुमने, तो अब इतना नाटक किस बात के लिए? क्या? तो तुम जाकर अपने भाई से पूछो जो पूछना है। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम नहीं सुनना मुझे कुछ भी। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात का जवाब दिए बिना ही वापस अलमीरा के कपड़े को ठीक करने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को खींचते हुए उसे अपनी ओर मोड़ा और फिर उससे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा था तो उसकी एक वजह थी। मुझे पूरी बात बताओ, उसने तुम्हें क्या कहा और तुम्हें वापस यहाँ पर कब लाया वो? अपने हाथ को रुद्र की पकड़ से एक झटके से छुड़ाते हुए प्रत्यक्षा ने गुस्से में ही रुद्र को पीछे की तरफ धकेल दिया। मुझसे इस तरह से बात मत करो। बोझ हूं ना मैं, तो जाकर अपनी आजाद जिंदगी जियो तुम। मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और सुन लो तुम। अगर अपने दिल की बात साफ साफ नहीं कह सकते हो तो खाक मर्द हो तुम। और तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है मुझसे तो मैं किसी और के कमरे में रुक जाऊंगी। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए पहले तो खुद को शांत किया और फिर प्रत्यक्षा को समझाते हुए कहने लगा, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो सब मैंने इसलिए कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर बोझ हो या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ।
प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात को नजरअंदाज करते हुए खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन तुम्हारे मुंह से ही सारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। और फिक्र मत करो, तुम जहाँ पर भी होगे मैं उस जगह से हट जाऊंगी और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुमने खुद अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ दिए थे, और वो रिश्ता भी किस काम का, जो बस जबरदस्ती जोड़ा गया था, जिसमें तुम्हारा दम घुट रहा था। तो अब तो तुम्हारे ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो बस अपनी जिंदगी जियो जिसकी चाहत है तुम्हें। तो तुम अब कार्तिक की बात पर ज्यादा भरोसा करोगी? तुम उसके साथ वापस आई और जैसा कि तुमने बाबा से कहा कि उसने तुम्हें बताया कि वो कब आएगा, ये चल क्या रहा है? तुमसे कहा था ना मैंने कि बाकियों की बात पर भरोसा मत करो, दूर रहो उनसे। तो जिस पर भरोसा किया था उसने कौन सा मेरा साथ दे दिया? उसने भी तो बीच रास्ते में मुझे छोड़ ही दिया था ना। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि किस पर भरोसा करूं या किस पर ना करूं? इतना बोलते हुए प्रत्यक्षा वापस से अपना काम करने लगी और रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ही रुद्र के कदम रुक गए। उसे याद आया कि बाबा साहिब ने कहा था कि प्रत्यक्षा ने रात में काफी मुश्किलों से उसे संभाला था। रुद्र को एक बार फिर से याद आया कि शराब के नशे में उसने देखा था कि वो प्रत्यक्षा के साथ था। रुद्र ने अपनी आंखों को जोरों से मींचते हुए अपने मुंह पर अपने हाथ को रख लिया और फिर गहरी सांस लेते हुए मन में सोचने लगा, ये क्या हुआ? कहीं मैंने शराब के नशे में कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी? क्या वो सच में मेरे साथ रही या फिर मैं भ्रम में था? मैंने उसके साथ नहीं, वो तो मेरा सपना था, या फिर मैंने सच में वो सब इसके सामने बक दिया? अगर ये रात में ही वापस आई तो क्या रात भर हम दोनों साथ थे? रुद्र ने पलटकर प्रत्यक्षा को देखा। इस पर प्रत्यक्षा आराम से अपना काम कर रही थी, लेकिन रुद्र ने फिर भी प्रत्यक्षा से हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब तुम जब कल वापस आई तो क्या मैं यहाँ कमरे में था? क्या रात भर हम दोनों साथ थे? क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? रुद्र का सवाल सुनते ही प्रत्यक्षा रुद्र को हैरानी से देखने लगी। इस पर रुद्र बोलते हुए और भी ज्यादा हिचकिचाने लगा। नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? प्रत्यक्षा रुद्र को घूरते हुए धीमे कदम से रुद्र के पास आई। प्रत्यक्षा के चेहरे को देखकर रुद्र और भी ज्यादा नर्वस होने लगा था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र को ऊपर से नीचे देखते हुए कहने लगी, हाँ, बहुत कुछ हुआ था। किसी ने मुझे बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया था। कल किसी ने मेरा दिल भी तोड़ा, मुझे धोखा दिया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर भी अगर मुझसे पूछ रहे हो तो तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं रात भर कमरे में थी ही नहीं। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही रुद्र ने एक राहत की सांस ली और फिर मन में ही सोचने लगा, चलो, कम से कम तुमसे नजरें मिलाने की इज्जत तो रह गई मेरी। लेकिन फिर अचानक ही उसने माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा से कहा, तुम मेरे कमरे में नहीं थी तो रात भर कहाँ थी? अगर तुम उस समय ही बस से उतर गई थी तो क्या तुम दोनों रात भर बाहर थे? कार्तिक के कमरे में थी। और तुम्हें कुछ अगर ज्यादा जानना है तो अपने भाई से पूछ सकते हो। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस बात को किस तरह से लोगे, लेकिन मैं वहीं उसके कमरे में ही थी। क्या मतलब बात को कैसे लूंगा? और क्या पता तुम मुझे बोझ के साथ ही साथ गलत किस्म की लड़की मानने लगो। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाकियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए डरता हूँ कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचाए, और ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो। इतना कहते हुए रुद्र कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आते ही रुद्र बाहर की दीवार पर अपना सर रख के गहरी सांस लेने लगा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र अपनी धड़कनों पर अपने हाथ को रखते हुए खुद से ही कहने लगा, नहीं, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। लेकिन मेरा मन मेरा दिमाग की सुन क्यों नहीं रहा? क्यों उसे देखते ही वापस से मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं? मुझे तो गुस्सा होना चाहिए कि तुम वापस क्यों आ गई, लेकिन खुशी भी इस बात की हो रही है कि तुम वापस आ गई। रुद्र जहां अब तक प्रत्यक्षा को लेकर परेशान था, अचानक ही उसने महसूस किया कि प्रत्यक्षा को अपने सामने देखने से अच्छा महसूस होने लगा था। रुद्र दीवार का सहारा लेकर खड़ा था।
इस पर उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने से रोका। रुद्र को अपना ख्वाब याद आ रहा था जब प्रत्यक्षा ने रुद्र को चूमते हुए उसे कह दिया था कि वो उन दोनों के बीच के हर फासले को मिटाना चाहती है। रुद्र ने धीरे से अपने होठों को छुआ और अपनी आंखें खोली। तो क्या किस्मत सच में तुम्हें मेरे पास ले आई, या ये भी कोई इत्तेफाक है? तुम्हारे आने से मैं सच में बहुत खुश हूँ। रुद्र अभी कमरे के बाहर खुद में ही खोया हुआ था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ पड़ी, जहां से रुद्र को कार्तिक उसके पास आता हुआ नजर आ रहा था। कार्तिक को देखते ही रुद्र ने एकदम से अपने माथे को समेटा और गुस्से में ही कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा। जहां एक और रुद्र के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था, वहीं पर कार्तिक के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने गुस्से में ही कार्तिक की कॉलर को दबोचते हुए उससे दांत पीस कर कहा, तुम उसे वापस क्यों लेकर आए? आखिर तुम्हारे दिमाग में है क्या? तुमसे कहा था मैंने, मर्दों की लड़ाई में उसको शामिल मत करना। रुद्र बाबू, कितने मासूम हो तुम। लगता है तुम्हारी बीवी भी तुम पर गई है। यहाँ तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो और वो मुझ पर चाकू उठा रही थी। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। आखिर तुम उसे वापस लेकर क्यों आए? क्या तुमने हमारा पीछा किया था? मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, उस लड़की से दूर रहो। अरे छोड़ो मुझे, नहीं जा रहा हूँ उस छिपकली के पास। तुम्हारी छिपकली तुम्हें मुबारक हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर कार्तिक सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ चला गया और जब रुद्र छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कार्तिक एक लकड़ी के छोटे से घर को दूर से बैठा हुआ देख रहा था। इस पर रुद्र भी कार्तिक के पास जाकर बैठ गया। कितने छोटे थे ना हम, जब यहाँ पर साथ खेला करते थे। देखो ना, आज सालों के बाद तुम हम बड़े हो गए, लेकिन ये घर उतना ही बड़ा है। अब तो शायद इस लकड़ी के घर में हम ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। मुद्दे पर आओ ना। अब हमारे बीच वो रिश्ता रह गया और ना ही हम बच्चे हैं। क्या अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर तुम्हारी ये कहानियां ही तुम सुनाते रहोगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए जो बोलना है जल्दी बोलो। और एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मुझे सीधी सीधी बात सुनना ज्यादा पसंद है, इसलिए बिना बात घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर आओ। रुद्र बाबू, तुम्हारी बीवी पर नजर थी कुछ लोगों की। अगर उस रोज मैं उसे बस से नीचे नहीं उतारता तो मुमकिन था कि तुम्हारी बीवी उस बस से जिंदा नहीं उतरती। रुद्र ये सुनते ही पूरी तरह से चौंक गया। वो लोग तुम्हारी बीवी पर घात लगाकर बैठे थे। तुम दोनों जब यहाँ से निकले थे तब मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और उन्होंने महल पर नजर भी रखी थी। तुम्हारे कमरे में था जब तुम्हारी बीवी बेहोश थी। उस रात पट्टियां करते हुए कुछ लोगों ने इस महल पर नजर रखी थी, तो मैंने अपने आदमियों से उनका पीछा करवाया। पता चला कि तुम्हारा भी पीछा किया जा रहा था। शायद वो मौके की तलाश में है। क्या ये सच है? रुद्र की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने अपने मन ही मन सोचा, इसका मतलब अगर सच में वो बस में थोड़ी देर और रह जाती तो उस पर हमला हो सकता था। ये मैंने क्या किया? उसकी जान बचाने के चक्कर में उसको अकेले खतरे में भेज दिया। ऐसे मुंह न बनाओ, बैल बुद्धि तो तुम थे ही, लेकिन उस बेअकल लड़की को भी तुम मौत के मुंह में छोड़ आए थे। तुम्हारी बीवी में कुछ गड़बड़ है, लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। माफ करना, लेकिन जब वो बेहोश थी तब मैंने उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे। मैं और तुम तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ये बात मैं उससे नहीं पूछ सकता था, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्यों उसके पीछे कौन लोग पड़े हैं? उसकी असली पहचान क्या है? पहचान? उसकी असली पहचान है कि वो मेरी पत्नी है। इसके अलावा उसकी और कोई पहचान नहीं है। और ये सवाल उससे कभी मत पूछना। तुमने उसकी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। रुद्र की बात सुनते हुए कार्तिक ने गहरी सांस ली और फिर रुद्र से कहने लगा, और कितना पत्थर बनने की कोशिश करोगे? ज्यादा पत्थर बनोगे तो एक दिन टूट कर बिखर जाओगे। मुझे सच में जानना है कि उसकी असली पहचान क्या है। तुम जानते हो ना कि उस रात जब उस पर हमला हुआ तो वो दो अलग लोगों ने किया था। जो महल के अंदर घुसे थे वो लोग कोई और थे, क्योंकि जयंत ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है ना कि जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हम उस दिन बचा कर लाए थे तब जयंत वापस भाग गया था। ये बात तुम्हारी बीवी को नहीं पता है, लेकिन तुम तो जानते हो ना। फिर कैसे बेवकूफी कर सकते हो तुमने उसे बस पर अकेला ही चढ़ा दिया।
अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद वो जिंदा नहीं होती। तो अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मैं देख लूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस इतना चाहता हूँ कि ये बात अपने तक रखना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं उस लड़की को पूरी हिफाजत के साथ यहाँ से शहर भेजने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें हर चीज की कीमत चाहिए होती है। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो या कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम उसका पूरा हिसाब एक बराबर करने की कोशिश करते हो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी कुछ चाहिए होगा ना। बोलो, इस बार क्या कीमत लगाई है तुमने अपनी मदद की? इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी कीमत को सिर्फ तुम ही चुका सकते हो। रुद्र के पूछने पर कार्तिक ने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं, पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। यहाँ किसी की जान पर बनी हुई है और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। उफ, मोहब्बत के मायूस मोर, प्यार में अंधे हो रहे हो तुम। प्यार तुम्हें हुआ है, मुझे नहीं, इसलिए सौदा होना जरूरी है। वादा चाहिए कुछ तुमसे, सोच लो। तुम्हारी बीवी को सही सलामत शहर पहुंचाने में मदद करूंगा मैं, और मैं वादा करता हूँ कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन बदले में मुझे तुमसे तुम्हारा वादा चाहिए। मैं जानता हूँ कि दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम अपने वादे से नहीं मुकरने वाले। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए कि बदले में जो भी मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वो दोगे। तुम जानते हो कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता, इसलिए इतनी आसानी से मैं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता। ऐसा वादा मैं उन्हें देता हूँ जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। तुम जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ वही करना और सुनना चाहते हैं जो तुम्हें ठीक लगता है। तुम जैसे लोगों को सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने मन की करनी होती है और तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। तुम सामने से आए हो मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी बेवकूफ है। अब मैं और तुम उससे कुछ नहीं तो 10 साल तो बड़े हैं ही सही, है ना? जब उसने अपनी आंखें खोलकर पहली बार दुनिया देखी होगी, तब तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच में दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि उस बच्ची को इन सारी मुसीबतों से दूर रखना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास में दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की तो इतनी बेवकूफ है कि बस में जब उसने मुझे मना किया वापस आने से, तो उसे मैंने ये कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर शहर जाती है तो रुद्र की जान को खतरा होगा। बाबा रुद्र की जान ले लेंगे, और कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि उसके दुश्मन अपनी दुश्मनी रुद्र से निकालें। तुम्हें पता है कि उस बेवकूफ लड़की ने बिना कुछ सोचे ही मेरी बात मान ली। कार्तिक की बात सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए थे। कार्तिक ने प्रत्यक्षा और रुद्र का मजाक उड़ाते हुए रुद्र से कहा, अब तुम ये सोचो कि वो बेवकूफ लड़की मेरी इस बात को अपने दिल से लगा बैठी और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मैं मेरे रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी, मेरे वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। उसने पलटकर मुझसे कहा कि मैं जैसा कहूंगा वो बस वैसा ही करेगी। अब तुम ही सोचो, उस जैसी लड़की के लिए आसान होगा यहाँ दुश्मनों की नजर के नीचे से बचकर वापस शहर भेजना? उसे वापस लाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। उसे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसे मारना कौन चाहता है। अब ऐसे में उसके 2 दुश्मन हैं। जहाँ तक मुझे ऐसी खबर है, जो महल के अंदर घुसे थे उसे अगवा करने के लिए, और जयंत। रुद्र कार्तिक को देखते हुए चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। इस पर रुद्र ने अपना माथा समेटते हुए कार्तिक से कहा, तुमने उसे ये सब कहा? तुम बेवकूफ हो, मुझे जान का खतरा होगा ये बोलकर तुमने उसे रोका? बेवकूफ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि तुम जैसे इंसानों को जान का खतरा हो सकता है, जिसके सामने लोग सर उठाने से पहले 2 बार सोचते हैं, और उसे बस अपने मन की करनी होती है। मेरी बात मान लो और मुझे अपना वादा दो। पहले तुम अपनी कीमत बताओ, उसके बाद ही मैं तुमसे वादा करूंगा। और तुम जानते हो कि ज्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बीवी को बाबा और उसके दुश्मनों की नजर से बचाकर सही सलामत शहर भिजवा दूंगा,
और तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा इस काम में, वादा करता हूँ। लेकिन इस वादे की कीमत ये होगी कि तुम्हें जयंत को बाबा की नजर से बचाना होगा। तुम्हें इस बार उसकी जिंदगी बख्शनी होगी। कार्तिक ने रुद्र से कुछ ऐसा मांग लिया था जिसको सुनते ही रुद्र का दिमाग एकदम से खराब हो गया था। रुद्र ने अचानक ही कार्तिक की गर्दन को अपने हाथों में दबोचते हुए अपने दांत पीसते हुए कार्तिक से कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि उसे मैं जिंदा छोड़ूंगा? ये बात तुम जानते हो कि पिछली बार उसकी की हुई हरकत के बावजूद मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा उसने जो किया वो माफ करने वाला नहीं था। तुमने सोचा भी कैसे? उसने उस दिन दरिंदगी की हद पार कर दी थी जब उसने शराब की बोतलों में मेरी बीवी को डुबाया था। उसने वो नीच हरकत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। न जाने कितने लोगों के सामने उसने उस बेचारी लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? बाबा तो क्या, मेरे सामने कोई और भी आ गया ना तो भी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। गला 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 छोड़ो मेरा। उसने जितनी बार गलतियां की तुमने उसकी उतनी बार उसको सजा दी है। पहली बार अनजाने में उसने उस लड़की को हाथ लगाया था, तब तुमने उसका हाथ तोड़ दिया था, उसे उसकी सजा मिली। लेकिन फिर तुमने क्या किया? उसको आधा गंजा करके छोड़ दिया। याद नहीं क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? जो हरकत उसने की थी उसकी सजा यही थी। उसने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को हाथ लगाया था, इसलिए उसका हाथ तोड़ा था मैंने, और आधा गंजा करके उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसने मेरी बीवी के बालों को खींचकर उसका सर दीवार पर मारा था। उसकी दरिंदगी सिर्फ यही तक तो रुकी नहीं थी ना, उसने उसके बाद जो किया वहां पर तुम भी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी बीवी को उस समय बचाया था। तो फिर तुम कैसे ये कह सकते हो? उसका एहसान है मुझ पर। मुझे वो एहसान एक आखिरी बार चुकाने दो। उसने मेरी जान बचाई थी जब तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मत भूलो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था जब जयंत ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ। मुझे उसकी जान बचानी है। जयंत बाबा की नजर में आ चुका है, वो बाबा से नहीं बच सकता। बाबा उसे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देंगे, ये जानता हूँ मैं, और बाबा को रोकना हम सबके बस की बात नहीं। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए। तुम्हारी बीवी के बदले मुझे जयंत की जिंदगी चाहिए। बस एक बार मुझे उसकी जान बचानी है। मैं अपना एहसान चुका देना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपने सिर पर कभी कोई उधार नहीं रखता, और इसलिए मुझे करना है। तुम ये कैसे करोगे तुम देख लो। तुम्हारी बीवी की हिफाजत मेरे हाथों में होगी, लेकिन इस बार तुम्हें जयंत की जान बचानी होगी। तो वादा करो कि बाबा से तुम उसकी जान बचाओगे, और अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसकी जान नहीं लोगे। ठीक है, वादा करता हूँ इस एक बार मैं उसे बाबा से बचा लूंगा, और इस एक बार मैं भी उसे नहीं मारूंगा। जैसा कि तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे वादा किया, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस एक बार के बाद में अगर वो मुझे गलती से भी नजर आया तो फिर मैं इस वादे को पूरा करने के बाद उसकी जिंदगी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, और तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। इतना कहते हुए कार्तिक को वहीं छोड़कर रुद्र वापस नीचे आ गया। नीचे आते ही रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा अपने कमरे में खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। इस पर रुद्र कमरे के अंदर गया और प्रत्यक्षा से कहने लगा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी बेवकूफी के चर्चे तो आधे गांव में फैलने लगे। तुम ये जानबूझकर करती हो या फिर अपनी अकल लगाने में तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है? अब कौन सा मैंने तुम्हारे खेत की भैंस भगा दी जो तुम मुझ पर भड़क रहे हो? तुम यहाँ वापस आई, मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन तुम इसलिए वापस आई थी कि तुम मेरी जान बचाने वाली थी। ये बात जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई, पर तुम सच में बेवकूफ हो। इस तरह से अगर तुम्हें अगली बार कोई कहे कि मेरी जान को खतरा है और तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए तो उसकी बात नहीं मानना। अच्छा, तो लगता है कि तुमने अपने भाई से बात कर ही ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं यहाँ वापस आई क्योंकि मुझे यहाँ वापस आना था, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि मेरे सर पर एक अनजान इंसान के एहसान थे जिसने कभी मेरी मदद की थी। ये तुमने दूसरी बार किया है कि किसी ने मेरी जान की धमकी दी और तुमने उसकी बात बिना सोचे समझे ही मान ली। अब ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। मुझे कोई नहीं मारने वाला, लेकिन हाँ, अब लगता है कि मेरी जान लेना आसान हो रहा है।
रुद्र इतना कहते हुए धीमे कदमों से प्रत्यक्षा के करीब आने लगा। उसे अपने पास आता देखकर प्रत्यक्षा ने अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लिया और फिर रुद्र की बात का जवाब देते हुए उससे कहने लगी, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आसान नहीं, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आजकल आसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो? प्रत्यक्षा के करीब आते हुए रुद्र ने अचानक ही प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए प्रत्यक्षा के कानों में बेहद धीरे से कहने लगा, मेरी जान लेना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मैं लोगों की जान लेता हूँ, इसीलिए सीधे तौर पर मुझसे लोग अटकना नहीं चाहते। मेरा नाम रुद्र इसलिए है क्योंकि मुझे लोगों की जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनकी बलि चढ़ाने के लिए ही मेरा नाम रुद्र रखा गया था। अचानक से रुद्र के गले लगने पर प्रत्यक्षा थोड़ा सा सहम गई थी। इस पर उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से धीमे शब्दों में पूछा, अगर ऐसा है तो फिर आजकल तुम्हारी जान लेना आसान क्यों हो रहा है? इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को और भी जोरों से अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहने लगा, जान लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूँ। इसलिए तुम्हें उन सबकी नजर से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहा, जान लेना इसीलिए आसान हो रहा है क्योंकि रुद्र बोलते हुए ही अचानक से चुप हो गया और फिर उसने अपने मन में ही कहा, क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूँ। इसलिए तुम्हें उन सबकी नजर से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि मैं खुश हूँ। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों से आजाद करते हुए उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ रखा और कहने लगा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम जानती हो कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, क्योंकि जो जिंदगी मैंने शुरू की है वो कभी बदल नहीं सकती, और अगर बदल भी गई तो इस पर बहुत से खून के छींटे हैं जो तुम्हारे दूध से भी ज्यादा साफ दामन पर दूर से भी कहीं लगने नहीं चाहिए। लेकिन तुम ये तो सोचो ना कि मैं... शांत हो जाओ और कुछ मत कहो। मैं अभी भी अपने फैसले पर अड़ा हूँ। बात यह नहीं है कि मुझे तुमसे कोई तकलीफ है, बात यह है कि तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने उस समय तुम्हारा दिल तोड़ा, पर तुम्हें सच में जाना होगा। बस कल की पूजा हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। रुद्र के इतना बोलते ही प्रत्यक्षा ने रुद्र को गुस्से में ही देखते हुए उसे खुद से दूर करते हुए धक्का दिया। बात करना ही बेकार है तुमसे। इतना बोलते हुए प्रत्यक्षा कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे चली गई। रुद्र प्रत्यक्षा को नीचे जाते हुए देख रहा था। इस बार रुद्र के चेहरे पर कोई शिकायत या अफसोस नहीं था। उसे प्रत्यक्षा की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे प्रत्यक्षा की नाराजगी से अब एक अजीब सी खुशी मिलने लगी थी। तो तुम्हें मेरी फिक्र है? रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इस पर मुस्कुराते हुए ही रुद्र ने अपने आप से ही कहा, तुम्हारी ये नाराजगी न जाने क्यों मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है। जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे जाने तक तुम्हारे साथ के हर एक पल को मैं कीमती बनाकर जीऊंगा, और अपनी जिंदगी में इन्हीं यादों के सहारे ही आगे जीता रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हुई, और तुम मेरी जान बचाने के लिए कार्तिक के साथ बिना सोचे समझे चली आई। लेकिन अब तुम्हारी इन छोटी छोटी बेवकूफियों से मुझे डर लगने लगा है, कहीं कोई इस बहाने को वजह बनाकर तुम्हारा फायदा न उठा ले। रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बालों में अपने हाथों को लगाया और फिर हल्के से अपने बालों को खुजाते हुए खुद से ही कहने लगा, खुशी हो रही है सोचकर कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, वरना आती ही क्यों तुम? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम पर हमला होने वाला था। जानकर अच्छा लग रहा है
ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई दिल से मेरी फिक्र कर रहा है, वरना तो लोग सीधे यही बोलते हैं कि रुद्र को कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैं पत्थर का हूं। पर तुम जैसी इतनी दुबली पतली छोटी सी लड़की मेरी फिक्र करके मुझे बचाने चली आई। कितना खास है ये एहसास। आज पता चला कि कोई जब अपना होता है और वो आपकी फिक्र करता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए काफी कुछ है। इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा खुद में ही बड़बड़ाती जा रही थी। कद चाहे कितना लंबा हो जाए और उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मर्दों की अकल घुटनों में ही होती है। इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि लड़कियों को इमोशनल होने पर लॉजिक्स नहीं देते हैं। लॉजिक तो लड़कियां भी इस्तेमाल कर लेती हैं। अरे तुम इमोशनली सपोर्ट करो ना, लेकिन नहीं, इनके पीछे दिमाग लगाना ही फिजूल है। अरे कहाँ बड़बड़ाती जा रही हो बहुरिया, क्या हुआ? प्रत्यक्षा खुद में ही इतना उलझी हुई थी कि उसे दिखाई नहीं कि बाबा साहब, समर्थ और कार्तिक एक साथ बैठकर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। उनके सामने किसी जगह का एक नक्शा सा रखा हुआ था और तीनों ही बेहद गहरे तौर पर उस नक्शे को देख रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा भी उस नक्शे को देखने लगी। कुछ नहीं बाबा, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बस काम निपटा रहे थे हम तो। समर्थ ने उस नक्शे पर उंगलियों को रखते हुए बाबा साहेब से कहा, बारिश का महीना है बाबा, आने वाले दिनों में ये वाली नदी जो कब से सूखी पड़ी है ये उभर जाएगी। मौसम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के घर खतरे में आ सकते हैं। तो अब क्या किया जाए बाबा? इस तरह से तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। बांध बनाने का काम भी चल ही रहा है बाबा, लेकिन अगर बांध के भी ऊपर कोई खतरा हुआ फिर तो ये बांध भी अचानक से आने वाले पानी को नहीं रोक पाएगा। पिछले साल तो सब कुछ करने के बावजूद बाढ़ आ गई थी। बाबा घरों को बचाया भी जाए तो कैसे? मिट्टी के घर हैं, पानी की हल्की सी सीलन मिलते ही भर भरा के गिरते हैं। ऐसे में आमतौर पर नदी के कटाव से जमीन और घर सब उनके चपेट में चले जाते हैं। गांव खाली करवा भी लें तो लेकर भी कहाँ जाएंगे सबको। और इस बार तो बांध बनवाने के बाद भी अगर खतरा हुआ तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सबका ध्यान उस नक्शे पर था। इस पर प्रत्यक्षा बाबा साहेब के पास आकर जमीन पर ही बैठ गई और उस नक्शे को देखते हुए बाबा साहेब से कहने लगी, बाबा ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें नदी कौन सी है और बांध कौन सा है? इस पर कार्तिक ने प्रत्यक्षा को ताना मारते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें जानकर करना भी क्या है कि नदी कौन सी है और बांध कौन सा है? ये हमारे काम है, हम कर लेंगे। तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत है? जाकर अपना खाना खाओ और खेलो कूदो जाकर। इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कार्तिक की बात पर प्रत्यक्षा ने उसे घूर कर देखा और माथा समेटते हुए उससे पूछने लगी, खेलूं कूदूं? तुम्हें मैं 4 साल की दिख रही हूँ? दिखती तो ऐसी ही हो। बीच में ना पढ़ो अब, ये सब दिमाग वाले काम है और तुम्हारी जगह रसोई में है। चलो जाओ यहाँ से। पढ़ूंगी बीच में, क्या कर लोगे तुम? मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा था, तुम मत बोलो बीच में कुछ। मैंने बाबा से सवाल पूछा है और रसोई इतनी ही पसंद है तो तुम खुद जाकर वहाँ बैठो ना। अरे और तुम होती कौन हो बाबा से कोई सवाल पूछने वाली? हम बाबा से कुछ नहीं कहते तो तुम कौन होती हो? और जरा तमीज से बात करो, तुमसे सब बड़े हैं यहाँ। इस पूरे घर में कोई अगर सबसे छोटा है तो वो तुम हो। पिद्दी भर की लड़की बाबा से सवाल पूछेगी अब। क्या क्या कहा तुमने? छोटी हूँ तो कुछ भी कहोगे? हद है। तमीज से बात करती हूँ मैं जब सामने तमीजदार लोग होते हैं। तो अब तुम समझ गए कि सिर्फ तुमसे मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूँ। और सवाल पूछना गलत नहीं होता है ना बाबा? हाँ काहे नहीं, हाँ बिल्कुल। बाबा आप इसका साथ दे रहे हैं? आपको हमेशा मैं ही की दुश्मन लगता हूँ। मुझे क्या आप बाजार से खरीद कर लाए थे? तुम्हें तो मुफ्त में ही दे दिया होगा किसी ने। खरीदने बेचने जैसा बड़ा काम थोड़ी ही किया होगा। बोली लगाने जैसा तुम में है ही क्या? देखो तुम अपना मुंह बंद कर लो अब। इससे पहले कि प्रत्यक्षा और कार्तिक आपस में बहसबाजी शुरू करते, समर्थ ने दोनों को ही बीच में रोकते हुए दोनों को ही डांटा। ओफो, चुप हो जाओ दोनों। बहू तुम इधर देखो, ये जो लंबा सा खींचा हुआ लकीर उधर जा रहा है ना, ये नदी है। आमतौर पर ये वाली नदी सूखी रहती है और ये जो दूसरी लकीर दिख रही है ना, ये है हमारी वो नदी जो गांव के बाहर बहती है।
यहाँ भी पानी रहता है लेकिन ज्यादा नहीं। और ये जो बड़ा सा दिख रही है ना, ये वो बांध है जो बाहर से आने वाले पानी को रोकता है। क्योंकि बारिश का महीना है तो हमें हर बात की तैयारी करनी है। अब तुम बताओ कि तुम क्यों पूछ रही हो? ये सब केवल जानने में दिलचस्पी है या दिमाग में कुछ चल रहा है? ओह, तो दिमाग है इसके पास। हाँ तो अपने घुटनों का इलाज करवा लो, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा भी। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? शायद मेरे पास इस परेशानी का इलाज है।